दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन सुनने में अजीब लग रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन। आप लिक्विड का लिक्विड से सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड से सॉल्यूशन देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो आइए इस क्लास में हम पढ़ेंगे इसका जरूरत क्या है और क्यों पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि नेकलेस बनाना है, गहने बनाने हैं सोने का, तो सोने में आप सुने होंगे कि 22 कैरेट का आता है, 24 कैरेट का आता है, 18 कैरेट का आता है, वगैरह वगैरह। तो जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है दैट इज 100% गोल्ड, वो 100% गोल्ड होता है। बट जो 22 कैरेट का होता है वो उसमें और दूसरी चीजें मिली होती है, जैसे कि वो लगभग 92% ही गोल्ड होता है और 7-8% कॉपर मिली होती है, या और दूसरे अलॉय को भी मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण उसको प्रॉपर शेप देने में दिक्कत आती है और वो नीड के हिसाब से वो फुलफिल नहीं करता और उसका आभूषण बनाने में फिर उसमें कुछ और दूसरे तत्वों को मिलाया जाता है। सेम टू सेम आप जितना भी जो प्योर कंडीशन में कोई भी मेटल आप देखेंगे तो उसका उपयोग डायरेक्टली नहीं होता। जैसे कि हम ले सकते हैं कि स्टील अलॉय, स्टील इज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। स्टील किसी भी स्ट्रक्चर का बैकबोन होता है और स्टील क्या होता है, वो भी एक अलॉय है, आयरन का अलॉय है, मतलब उसमें सॉलिड सॉल्यूशन होता है दो तत्वों का। पहला है आपका पहला कार्बन है, कार्बन का केस में कार्बन का आयरन में जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसको स्टील कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसा है, क्या है, वो सारे चीज पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है वो क्यों ऐसा किया जाता है, तो कारण यही है कि किसी भी मेटल का जब प्योर कंडीशन उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अपना लिमिटेशन होता है, उसमें काफी डक्टिलिटी होती है, उसका वेट का प्रॉब्लम होता है, तो कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे क्राइटेरियाज है जिसके कारण सीधे उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आइए आज देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इन अ solute atoms in solvent। सॉल्यूट एटम इन सॉल्वेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। विलेय और विलायक, विलयन का दो भाग है, विलेय और विलायक। विलायक मतलब जो कि जिसका की मात्रा जो परेंट मटेरियल होता है, जिसमें कि कोई चीज को डाला जाता है, क्यों? ताकि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके, इस कारण से हम लोग वैसा करते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो परेंट मटेरियल होगा उसमें जो सॉल्यूट का एटम होगा, मतलब अब वो किस प्रकार से होगा उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो उसी सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एटम्स इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट का एटम्स होगा सॉल्वेंट में जो होता है तो वो होगा। या फिर सिंपल इसका परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है, दो या दो से अधिक तत्वों के जो समांगी मिश्रण बनाएंगे, जो दो या दो से अधिक तत्व, अब तत्व यहाँ पे हम ले रहे हैं तो सॉलिड कंडीशन में ले रहे हैं, मतलब जनरली धातुओं का हम लोग उपयोग करेंगे, तो उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे होता है, मतलब सॉल्वेंट के एटम में सॉल्यूट का एटम कैसे जाके ऑक्यूपाई करता है और इनकी स्थिति कैसे होती है। तो इसको जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है जिसमें सॉल्यूट का एटम सॉल्वेंट के एटम्स के बीच में जाके ऑक्यूपाई करता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो बेस्ड होती है
एटम की जो साइज डिफरेंस है, मींस जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है, ये दोनों के जो एटम्स होगा उसके साइज में डिफरेंस कैसा है, उसके आधार पे ये दो भागों में ये सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं एटम की संरचना के बारे में जाता हूं, जो कि पुराने क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के लिए उसका जो एटम होता है दैट इज स्फेरिकल, वो स्फेरिकल शेप में होता है। फिर यूनिट सेल के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ये इस तरह के स्फेरिकल सेल्स हैं। तो ये एक यूनिट सेल के लिए आप देखेंगे तो इस तरीके से 4 सामने और ये 4 पीछे, तो टोटल 8 एटम्स को मिला करके एक यूनिट सेल हम लोग बनाते हैं। अब ये यूनिट सेल जो होता है उसके बीच में ये जगह बच जाती है, उसके बीच में ये जगह बच जाती है, इसी को बोलते हैं लेटिस स्पेस, इसी को बोलते हैं लेटिस स्पेस, लेटिस स्पेस। ठीक है, तो ये जो लेटिस स्पेस होती है इसका जगह यहां पे हम लोग कुछ दूसरे एटम को लाके बिठा सकते हैं। तो वो उसका साइज कैसा होना चाहिए, तो उसका साइज इनफ होना चाहिए कि वो यहां पे आके बैठ सके, यहां पे आके रह सके। तो एक तरीके ये है कि एटम का जो लेटिस स्पेस है उसमें दूसरे एटम को डाल दिया जाए। मतलब ये जो बड़ा वाला एटम है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो इसमें बहुत कम परसेंट में ही जगह बची होगी, मतलब जो ये एटम होगी दैट विल बी द सॉल्वेंट, और जो वो एटम जिसको इसके बीच में लाके हम लोग बिठाना चाहेंगे वो क्या होगी, सॉल्यूट। अब इसको मैं जैसे कि ये ऐसा नहीं कि सॉलिड बस में ऐसा टाइप का कोई स्ट्रक्चर यूनिट सेल होता है और फिर ये एटम के बीच में लेटिस स्पेस होता है तो इसमें बैठता है, ऐसा केवल सॉलिड का सॉल्यूशन में नहीं होता। आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो भी अदर सॉल्यूशन होगा जो अंदर से आप देखेंगे, मींस एट द एटम लेवल हम लोग देखेंगे तो वो सारे कंडीशन ऐसा ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नमक का पानी में घोल, नमक का जब एक गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच नमक डालिए, थोड़ा सा घुमाइए, वो डिसिपेयर हो जाता है, मींस सॉलिड का लिक्विड में वो घोल बनते जा रहा है। फिर 1 चम्मच लीजिए और घुमाइए, फिर वो डिसिपेयर हो जा रहा है, फिर डालिए, तो दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते जाता है। समांगी का मतलब ही होता है कि आफ्टर द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स। उसमें आप एक बार सॉल्यूशन बन जाए तो उसके इंडिविजुअल आप नहीं बता सकते कि ये शक्कर का पार्टिकल यहाँ पे है, ये पानी का पार्टिकल यहाँ पे है। तो वहां पर भी कंडीशन यही होता है कि जो लेटिस स्पेस होता है वहां पे जाकर फिर एक दूसरे के एटम आपस में बैठते जाते हैं। यही कंडीशन है कि आप शक्कर को आप ये फिर नमक का घोल जो बना रहे थे उसको डालते कंटिन्यूसली जारी रखेंगे, एक समय आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा, दैट इज द सैचुरेशन कंडीशन। मतलब वहां पे आपको फर्दर मोर लेटिस स्पेस नहीं बचा रहता और फिर उसमें वो सैचुरेशन कंडीशन हो जाता है और फिर उससे ज्यादा घोल मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं घोल पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ये है कि लेटिस स्पेस में हम किसी दूसरे एटम को बिठाएं। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर साइज डिफरेंस में अंतर ना हो, अगर साइज डिफरेंस में अंतर ना हो, कहने का मतलब क्या है, इस लेटिस स्पेस से में वो चीज नहीं बैठ रहा है, फिर भी मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें दूसरा तरीका होता है। चूंकि एटम का जमावट हम देखते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न में इस तरीके से किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वो जमी हुई होती है। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक एटम सॉल्वेंट का और फिर कुछ एटम बाद दूसरा एटम या तीसरा एटम को हम लोग सॉल्यूट का ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन भी होता है। मतलब वहां जैसे यहाँ पे जैसे लगातार 2 एटम एक प्रेजेंट मटेरियल का है, फिर तीसरा एटम को जाके वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा बाय द सॉल्यूट एटम, जिसका कि हम लोग घोल बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसकी जगह पे ले लेगा। तो ये दोनों में मैंने बताया कि ये कब होगा, कैसे होगा, एक एक करके मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बहरहाल इसका मेन क्राइटेरिया है यही कि इसके लिए जो साइज डिफरेंस है, इसके लिए जो साइड डिफरेंस है कम से कम 40% से अधिक का होना चाहिए इन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होगा और वो जो सॉल्वेंट होगा, उन दोनों के बीच में जो साइज डिफरेंस होगा वो काफी ह्यूज होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे ये गैप में आकर वो बैठ पाएगा। ये इंटरस्टेशियल के लिए मेन क्राइटेरिया है। सब्स्टिट्यूशनल के लिए क्राइटेरिया है कि जो साइज डिफरेंस होगा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बस थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए। तो अधिकतम इसमें 15% का जब डिफरेंस हो, मींस ऐसे 2 एलिमेंट्स का मुझे सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है जिसका साइज डिफरेंस 15% से कम होगा,
तब वहां पे सब्स्टिट्यूशनल होगा, और जहां पे जो साइज डिफरेंस है वो 40% से अधिक होगा तो वहां पे बनेगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं हमारे रियल लाइफ में, और जो हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें एग्जांपल के साथ देखते हैं, और साथ में देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसके लिए क्या क्या नियम है। इसके लिए स्पेशल नियम बना हुआ है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ये पहला नंबर है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं कि कंडीशन तो वही है कि सॉल्यूट एटम इन द सॉल्वेंट एटम, सॉल्वेंट एटम के जो बीच में जो लेटिस स्पेस बना होगा वहां पे जाके सॉल्यूट एटम जाके बैठ जाएगा। अब देखिए ये जो इसका मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, जो आयरन का कार्बन के साथ जो मिक्सचर बनता है, आयरन का कार्बन के साथ मिक्सचर बनता है। आयरन आप जानते हैं कि बड़ा एटम इसका परमाणु क्रमांक 26 है, जबकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो साइज में काफी वो छोटा होता है। तो ये है आपका आयरन का एटम, ये देख लीजिए, ये आपका आयरन का एटम होता है। अब ये आयरन के एटम के बीच में आप समझिए, ये तो 2D डायग्राम है, तो यहाँ पे 4 बॉल इधर रखिए, 4 बॉल पीछे रखिए, तो यूनिट सेल बन जाएगा, और उसके बीच में जो स्पेस बची होगी दैट इज द सफिशिएंट फॉर द कार्बन एटम। तो यहां पे आके क्या होता है, कार्बन एटम को आके बिठाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों कंडीशन है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है। ये यहां पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आयरन और कार्बन के बारे में हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं। स्टील जो होता है दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन। कार्बन और आयरन का सॉलिड सॉल्यूशन होता है जो स्टील होता है, अप टू 2% हम लोग उसको स्टील मानते हैं। जैसे ही कार्बन एटम इसमें जाता है तो वेट रिडक्शन के साथ साथ उसके जो हार्डनेस है उसको काफी इंप्रूव कर देता है। जो प्योर फॉर्म में आयरन होता है वो काफी हैवी होता है और डक्टाइल होता है, तो बहुत ज्यादा डक्टिलिटी के कारण उसका उपयोग हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टील का मेनली उपयोग है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मतलब आप सभी जानते हैं कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा सा ब्रिज बनना है या डैम बनना है या बड़ा कोई भवन बनना है, तो वहां पे स्टील का एज रीइंफोर्समेंट उपयोग किया जाता है। तो उसकी डक्टिलिटी जरा से भी ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो वहां पे बेंडिंग का चांस होगा, फेलियर, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके फेलियर का चांस बढ़ जाएगा। अब देखिए ये तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि क्या कितने भी अमाउंट में हम लोग इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डाला जा सकता है, तो नहीं। तो मैक्सिमम एक कंडीशन होता है जिसको सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इन आयरन is about 6.67%। मतलब आप आयरन में अधिकतम 6.67% तक का ही कार्बन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा कार्बन डालेंगे तो क्या होगा, तो दैट मेक जस्ट प्रेसिपिटेट। मींस आप जानते हैं कि इन दोनों का डेंसिटी डिफरेंस है, कार्बन काफी हल्का होता है और आयरन काफी हैवी होता है। अब लिक्विड कंडीशन में इन दोनों को जब डाला जाएगा तो क्या होगा, कार्बन ऊपर में आके तैरने लग जाएगा, वो लेटिस स्पेस पे जाके बैठने के बजाय ऊपर में तैरने लग जाएगा। या जब उसके लिए स्पेस भी नहीं बचेगा तो क्या करेगा, उसके सरफेस पे आके सिंपल प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आयरन पे इसलिए फोकस किया। आयरन कार्बन का आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो डील करेगा आपका आयरन कार्बन पे ही डील करेगा। तो आयरन और कार्बन का जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरस्टिशियल बनाता है। क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया कि इसके बीच साइड डिफरेंस काफी ह्यूज होना चाहिए ताकि लेटिस स्पेस पे उसका साइज, जो सॉल्यूट एटम है उसका साइज आराम से जाके बैठ सके। अब आइए अगला देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन।
सब्स्टिट्यूशनल, दूसरा नंबर है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। इसके लिए मैंने शुरू में ही बताया था कि इसका क्राइटेरिया ये है कि जो ऐसे दो एटम का सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसे दो सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें जो साइज होगा एटम्स का जो साइज होगा दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द 15%, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ह्यूम-रोदरी रूल है, उसके बेसिस पे मैं इसको समझाऊंगा। पहले एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिंपल, जैसे कॉपर प्लस निकल, अगर कॉपर और निकल का बनाना है या कॉपर और जिंक का बनाना है, आप जानते हैं कि इसका कितना है, इसका 29 है, इसका 28 है, 29 ये 30, मतलब लगभग आसपास के एटम पीरियोडिक टेबल में लगभग आसपास का जो सॉलिड होगा, जो मेटल होगा, उनका सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो वहां पे जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा वो सब्स्टिट्यूशनल बनता है। अब इसमें इनका जो एटम के साइज में उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इसमें वही होगा जैसे कि अगर इसमें कॉपर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, मतलब इसका कम मात्रा मुझे लेना है, तो एटम का ये अरेंजमेंट इस प्रकार रहेगा। आप जानते हैं कि एटम इस प्रकार से जमी हुई रहती है। अब सपोज ये कॉपर है, ये कॉपर है, निकल का कॉपर और निकल का बनाना है, तो बीच बीच में क्या आ जाए, कभी निकल यहां, कभी निकल वहां, इस प्रकार से, मतलब जो सॉल्यूट एटम रहेगा उसका संख्या कम रहेगा, लेकिन बीच में वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसको हैचिंग करके दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब कॉपर है, तो ये जो हैचिंग वाला है दैट इज अ सॉल्यूट एंड दिस इज अ सॉल्वेंट। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द ह्यूम-रोदरी रूल, बहुत अच्छा चीजें हैं उसमें जो बताया गया कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसको ह्यूम-रोदरी रूल बोलते हैं। ह्यूम-रोदरी रूल। आपके एग्जाम में सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन के प्रकार विद एग्जांपल समझाने के लिए आता है, तो डायग्राम के साथ आपको सॉलिड सॉल्यूशन को समझाना होगा, ये ध्यान दीजिए। ह्यूम-रोदरी रूल नहीं पूछा जाता, लेकिन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया यही है कि साइज डिफरेंस, साइज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम दैट शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम 15%। जो तो साइज डिफरेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। तो पहला क्राइटेरिया यही है कि साइज डिफरेंस जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में विलेय और विलायक के जो कण होंगे उसका जो साइज डिफरेंस होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, लगभग सेम साइज का होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो, शुड बी लो, शुड बी लो। ठीक है, तो साइज डिफरेंस इतना हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब एक एटम दूसरे एटम को जो आकर्षित करने का जो क्षमता है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा चीज आता है कि यहां से तीसरा चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हायर बैलेंस का, देखिए इसका जो बैलेंस होगा लास्ट में 1 होगा, इसमें 2 होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आएगा आप, क्योंकि इसका 29 है, इसका 30 है, तो जो हायर बैलेंस होगा वो सॉल्यूट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये सॉल्यूट अच्छा रहेगा, और जो लोअर बैलेंस रहेगा दैट शुड बी सॉल्वेंट। अब इसके आधार पे मैं समझाता हूं कि अगर मुझे कॉपर और जिंक का सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो ये आसानी होगी कि मैं जिंक को एज अ सॉल्यूट उपयोग करूं, मतलब जिंक कम मात्रा में लेके कॉपर में घोलना चाहूंगा तब वो आसान है। लेकिन वाइस वर्सा मीन्स अगर इसको मैं सॉल्वेंट ले लूंगा और इसको सॉल्यूट ले लूंगा तो वो पॉसिबल, मतलब वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो उतना आसानी नहीं होगी।
तो क्राइटेरिया वही है, तीसरा पॉइंट यही है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिसका वैलेंसी, ज्यादा वैलेंसी का जो एटम होगा उसको कम वैलेंसी के एटम में घोल पाना ज्यादा आसान होता है। ये तीसरा पॉइंट है, ज्यादा वैलेंसी के एटम को कम वैलेंस के एटम में घोल पाना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और चौथा है जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी सेम। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम होगा तब ज्यादा अच्छे से सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, दूसरे में भी बनेगा लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा तो ज्यादा अच्छा से सॉलिड सॉल्यूशन बन पाएगा। यहाँ पे जिंक का तो अलग है, लेकिन ये जानते हैं कि ये क्या होता है, ये आपका FCC होता है और ये भी आपका FCC होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सेम होगा तब वो ज्यादा अच्छा से बनेगा। तो इस तरीके से दो टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली जनरेट होता है कि जब दो चीजों को जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड बनता है, देन व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ कंपाउंड। इसको कंपाउंड क्यों नहीं बोला जाता, इसको कंपाउंड क्यों नहीं बोला जाता? तो इसको कंपाउंड इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि केमिस्ट्री में तो यही होता है ना कि दो मेटल है जो रिएक्ट कर रहा है या दो तत्व रिएक्ट करके अगर तीसरा बनाता है तो वो कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे कोई तीसरा चीज नहीं बन रहा है, मतलब जो तीसरा कंपाउंड ये क्या है, ये अपने आप ये कॉपर ही है, निकल ही है। मींस जो सॉल्वेंट एटम है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नो चेंज, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो पहले था। तो यही कारण है कि इसको कंपाउंड नहीं कहा जाता। तो ये था हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।